कैसे हो आप सब। आज है हमारा 9th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। ये पांचवे और छः दो चैप्टर इसके बचे हैं। हम एचटेट, टीजीटी, एसएसटी और सीटेट के लिए एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की ही रहेगी, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि जो पोर्शन हमने 9th में पढ़ा वो लगभग आपको 11th में सेम मिलेगा, लेकिन बस थोड़ा सा लेवल उसमें अच्छा आ जाएगा 11th में। बाकी चीज़ें सारी सेम है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि अभी हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसके बाद अपना पॉलिटी खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर अपना इको और हिस्ट्री दो बच जाएंगे, एक एक करके हम सब कुछ खत्म कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे एमसीक्यू या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेंगी। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें मैं फोकस नहीं करूंगा इसमें। जैसे जो नेचुरल वेजिटेशन है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के नाम आएंगे वेजिटेशन में, उन्हीं चीज़ों पे हम लार्जली फोकस करेंगे। अब नॉर्मली ये इन चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि इंडिया में 12 बायोडाइवर्सिटी मतलब 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, वन ऑफ दी। इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं। अब एक टर्म ये है वर्जन वेजिटेशन और एक नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जो नेचुरली ग्रो होती है बिना किसी ह्यूमन एड के, एक चीज ये याद रखोगे। और वर्जन वेजिटेशन क्या है कि ऐसी वेजिटेशन ऐसी जगह पर जहां पर आज तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरे शब्दों में इनमें ये है कि वर्जन वेजिटेशन प्योरली इंडियन है और जो बाहर से आ रखी है वो है एग्जोटिक। ये चीजें भी आप कर सकते हो, लेकिन वर्जन वेजिटेशन में आप ये भी चीजें कर सकते हो कि जहां पर आज तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, ये भी इसकी डेफिनेशन बनती है। अब फ्लोरा जो प्लांट को डिनोट करते हैं और फोना जो एनिमल को डिनोट करते हैं, ये चीजें। अब फ्लोरा और फोना किस किन चीजों पर डिपेंड करेंगे, वहां पर लैंड कैसी है। ठीक है, प्लेट्यू है, प्लेन है, पहाड़ है, उस बेस पे वहां के पेड़ पौधे फ्लोरा फोना वेरी करेंगे। सोयल कैसी है, वहां का क्लाइमेट में टेम्परेचर क्या है, ठंडी जगह पर जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग होते हैं, उनके फीचर्स अलग होते हैं। जैसे पहाड़ों पे जो जानवर उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, चमड़ी उनकी मोटी होती है ताकि ठंड से बच सके। जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां तीन कोनी होती है, जिससे कि जो स्नोफॉल वगैरह हो वो थोड़ा सा मतलब उनसे नीचे चला जाए, उनके ऊपर स्टक ना हो। और लेकिन जो धूप वाली जगह होती है वहां पर ये चीजें कम होती हैं। सनलाइट के बेस पे चीजें अलग होगी, प्रेसिपिटेशन के बेस पे अलग होगी। जहां पर बारिश ज्यादा है वहां पर आपको एवरग्रीन फ्रेश देखने को मिलेंगे, जहां पर नहीं है वहां पर आपको कैक्टस वगैरह, किकर वगैरह, ये सब देखने को मिलेगा। जो इसमें आपको चीजें याद रखनी है कि ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है। ट्रॉपिकल जोन में कोई फ्रोस्ट नहीं मिलेगी और एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वो 24 डिग्री के आसपास तक रहता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया। सब ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ साइड में है वो है अपना सब ट्रॉपिकल। यहाँ पे 17 से 24 डिग्री सेल्सियस और फ्रोस्ट थोड़ी बहुत मिलेगी। इधर टेम्परेट और इससे ऊपर जाओगे 7 से 17 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर फ्रोस्ट कभी कभी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत स्नो मिल जाएगी। एल्पाइन और ज्यादा ठंडा इलाका, यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर और बर्फ वगैरह देखने को मिलेगी। इन्हीं बेस पे आप अपने जो वेजिटेशन है उन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 है, फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितने 21.05, टारगेट कितने कि 33% करना है। ये चीजें आप पढ़ोगे। और अगर आज के टाइम पे टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो लगभग 23% के आसपास है। एक्यूरेट डाटा आप एक बार सर्च कर लेना, 23-24 के आसपास ही है सारा कुछ। ठीक है, अब वेजिटेशन किस किस टाइप के होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डिस्यूडियस, थॉर्न, माउंटेन और मैनग्रोव। ये चीजें आप किन बेस पे पढ़ोगे कि वहां पर प्रेसिपिटेशन कैसी है, लार्जली इस बेस पे ही डिवाइड रहेंगे। एवरग्रीन में जो ये देख लो, चलो तो कर ही लेते हैं हम शुरू। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अब एक इसकी आप टेबल बना लोगे, एक तरफ लिख लोगे ये नॉर्मली ऐसे कि एवरग्रीन, डेसिडुअस, माउंटेन, एल्पाइन। इधर लिखोगे रेनफॉल कौन कौन सी है, फ्लोरा स्पीसीज कौन सी है, फोना कौन कौन सी है और एरिया कौन कौन सी है। इसको एक टेबल में ऐसे खत्म कर लोगे कि जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपका एक पेज पे आ जाए। ठीक है, अब जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन पर हम पढ़े, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है इधर। और जो एरिया है वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम, तमिलनाडु, इन एरिया में ज्यादा मिलेगा। और जहां पर आपको हर टाइप की वेजिटेशन मिल जाएगी, ट्री मिल जाएंगे, सब्स मिल जाएंगे, क्रिप्स मिल जाएंगे। ये एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेनली आपको फ्लोरा कौन कौन सा मिलेगा, इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर और किंचोना। और एनिमल कौन कौन सी इधर, एलिफेंट, मंकी, लेमुर और डियर। एक टेबल में रखोगे, रिवाइज करना आसान होगा, बार बार पढ़ोगे आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगे। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है।
एरिया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारी चीजें पढ़ी। फ्लोरा में पढ़ा इबोनी, महागोनी, रोजवुड, ये मेन ये तो याद रखोगे। रबर ट्रॉपिकल एवरग्रीन का है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। और कॉमन एनिमल एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर, ये सब चीजें, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आपको दो टाइप में डिवाइड मिल जाएगा, एक ड्राई डेसिडुअस और दूसरा है मॉइस्ट डेसिडुअस। लास्ट आप क्या पढ़ के आए थे, 200 सेंटीमीटर। अब 100 से 200 मॉइस्ट में आ जाएगा और 70 से 100 रेनफॉल की बात चल रही है, ये आ जाएगा अपना ड्राई में। इनके फ्लोरा फोना भी अलग अलग रहेंगे, ये चीजें देख लो, ठीक है। ये एक और चीज याद रखो कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस है ये इंडिया में सबसे ज्यादा है, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मॉनसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं हम, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस को। अब रेनफॉल कितनी है, 200 से 70, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, जहां पर 100 से 200 है मॉइस्ट और 70 से 100 है वो है ड्राई। तो पहले दे रखा अपना ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। कहां कहां पर मिल रहे हैं, मॉइस्ट एंड ये मॉइस्ट की बात चल रही है, ठीक है। मॉइस्ट कहां कहां पर मिल रहा है आपको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालयाज में, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कुछ वेस्टर्न घाट वाले एरिया पे। इसका जो फ्लोरा याद रखोगे, टीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड जरूर याद रखोगे, अर्जुन जरूर याद रखोगे क्योंकि इनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद ड्राई डेसिडुअस में 100 से 70 ये हमने पढ़ा। यूपी, हरियाणा, इस एरिया में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, और हरियाणा में थोड़ा बहुत है, लार्जली ये मिल जाएगा यूपी बिहार वाले एरिया में, ठीक है। टीक, टाल, सील, साल, पीपल और नीम यहाँ के अपने फ्लोरा हो गए, और दोनों में फोना कॉमन मिलेंगे, लायन, टाइगर, पिग वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है। अब थॉर्न फॉरेस्ट, ये झाड़ियां वाले भी होते हैं जहां पर रेनफॉल 70 से भी कम हो, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, ये चीजें मिलेंगी। किक्कर वगैरह ये बेसिकली आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। और जब बारिश नहीं है या गर्मियों के सीजन में ये चीजें आपको इनके पत्ते भी गिरते हुए दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके पत्ते थोड़े मोटे होते हैं, किनके, थॉर्न फॉरेस्ट में, क्योंकि इवेपोरेशन थोड़ा कम होगा, जो मोटे पत्ते होंगे वो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी उनकी थोड़ी ज्यादा होगी। रैट, माइस, रेबिट्स, ये यहाँ के कुछ फोना हो गए अपने, ठीक है। अब माउंटेन, एम से माउंटेन, ये उस एरिया में मिलेंगे, टेम्परेचर कम मिलेगा आपको इधर, ठीक है। डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ती रहेगी। इनको भी आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे। ट्रॉपिकल से टुंड्रा, मतलब ट्रॉपिकल से जब हम पोल्स की साइड जाते हैं तो टुंड्रा वेजिटेशन उधर आ जाता है। यहाँ पर वेट टेम्परेट टाइप जो फॉरेस्ट होंगे वो 1000 से 2000 मीटर पे होंगे, ठीक है। 1500 से 3000 के मीटर पे आपको क्या मिल जाएगा, ये लगभग एल्पाइन वाला एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग केनिफरस ट्रीज, केनिफरस होते हैं जो 3 कोने होते हैं, ठीक है। पाइन, देवदार, सिल्वर फर, ये हिमाचल, देवदार तो हिमाचल प्रदेश में भर भर के कभी जाओ तो देखना, ठीक है। हायर एलिवेशन पे जाओगे, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे जो वहाँ के ट्राइब्स है उनके लिए ग्रेजिंग में काम आता है, ठीक है। 3600 से ऊपर चले जाओगे तो आपको एल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे, सिल्वर फर, पाइन्स, बर्चेज, ये यहाँ के आपको कॉमन ट्री मिलेंगे। एक टेबल बनाओगे, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी आपको उसमें, ठीक है। और कॉमन एनिमल यहाँ पर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, ये सब वहां पर आपको मिल जाएंगे। इनके एरिया, रेनफॉल, हाइट और एटलीस्ट ट्रीज तो याद रखोगे ही रखोगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैनग्रोव, मैनग्रोव इंडिया में आपको सुंदरबन डेल्टा में मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल साइड, ठीक है। थोड़ा बहुत अंडमान में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत गुजरात साइड मिल जाएगा, ठीक है। देखो कहां कहां पर है ये, मेनली फाउंड इन एरिया ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय टाइड्स, मड सिल्ट वहां पर होती है, डेल्टा गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, वहां पर आपको मैनग्रोव मिलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पर मिलेगा सुंदरी ट्री जिसके नाम पे है, ठीक है। उसके बाद पाम, कोकोनट, क्योरा, ये है वहां की, अगर वहां की स्पीसीज है। रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर, ये वहां का फेमस एनिमल है, कहाँ का, सुंदरबन डेल्टा का, ये भी याद रखोगे। क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सब आपको उधर देखने को मिलेगा। अब ये चीज देखो, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो चीजें एनसीईआरटी में है वो तो आपको छोड़नी ही नहीं है। जैसे सर्पागंधा, ये आपका ब्लड प्रेशर को कम करने में काम आता है। जामुन जो आपका है ये विनेगर को प्रिपेयर करने में काम आता है। अर्जुन छाल ये इरेक्टिव को क्योर करता है और बीपी को रेगुलेट करता है। नीम एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का होता है। तुलसी कोल्ड कफ में काम आता है, और कचनार अस्थमा वगैरह में काम आता है। ये बेसिकली आप याद रखोगे जिन पेड़ पौधों की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में, ठीक है। दो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है उनकी रेड लिस्ट है, उसमें लगभग 352 मेडिसिनल प्लांट है। उसमें से जो 52 है वो क्रिटिकली थ्रेटन है, मतलब उनपे खतरा है
और 49 इंडेंजर्ड हैं जो धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, बस इसमें इतना याद रखोगे। और उसके बाद जो नेशनल पार्क वगैरह दे रखे हैं, एक टेबल मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि किस स्टेट में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, वो आप बेसिकली वहां से याद कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आओगे, इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, वो है 18। अब वो 18 कौन कौन से, ये वो नाम लिखे हैं, एक बार नजर मार लो। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व लिख के, इनके नाम लिख के और इनके स्टेट लिख के, कौन सा कहाँ पर है, बार बार इनको पढ़ो। आपका यहाँ से क्वेश्चन ठीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। और नेक्स्ट चैप्टर है अपना पॉपुलेशन। एक एरिया में जितने लोग रह रहे हैं हम उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसका मैं आपको जस्ट बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ जो आपके काम का है, ठीक है। इंडिया में सेंसस कब शुरू हुआ था, 1872 लॉर्ड मायो की तरफ से। जब लॉर्ड मायो थे उधर, जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था 1881 में हुआ था, और उसके बाद लगभग हर 10 साल में हो रहा है। लेकिन 2021 वाला हमारा हो नहीं पाया, जो अब हो रहा है 2026 में, ठीक है। कोविड वगैरह वजह से वो मेन प्रॉब्लम थी। अब पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोग रह रहे हैं, कितने एरिया में रह रहे हैं। जैसे जो नदर्न प्लेन्स है वहां पर आपको लोग ज्यादा मिलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। पहाड़ी एरिया है वहां पर आपको लोग मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि एक एरिया में एक लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग चेंज हुए, कितने लोग बढ़े, वो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। और प्रोसेस क्या हो रही, बर्थ रेट बढ़ा, डेथ रेट बढ़ा, या माइग्रेट हुए पीपल, क्या रहा क्या नहीं रहा। और करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी, उनकी एज क्या है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, ये उस पॉपुलेशन की क्वालिटी में आ जाएगी। अब इंडिया की पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 2011 में 121 करोड़ थे हम, अब तो 150 के आसपास जा रखे हैं, 130 करोड़ से ज्यादा हो ही लिए, ठीक है। तो पूरी दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है। इंडिया के एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फर्स्ट चैप्टर में देखा था। और एरिया कितना 2.4% और पॉपुलेशन अपनी है 17.5%। ये चीज याद रखना। सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कितनी, लगभग 199 मिलियन। उसके बाद सबसे कम कहां की है, सिक्किम की पॉपुलेशन है 0.6 मिलियन, और लक्षद्वीप की है 64,000। स्टेट में बात करें सिक्किम की कितनी है, लगभग 6 लाख, और लक्षद्वीप की 64,000। लक्षद्वीप अपनी यूटी होगी। उसके बाद इंडिया की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है इन 5 स्टेट में है। ये फैक्ट जरूर याद रखोगे, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 5 स्टेट में लगभग इंडिया की आधी पॉपुलेशन है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलोगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। कितने लोग कितने मीटर एरिया में रह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब इस बेस पे क्या याद रखोगे आप कि जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के बेस पे 382 थी। सबसे डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है, बिहार, जो है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। ये दो डाटा याद रखोगे इधर। उसके बाद यहां से पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये याद रखोगे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में 10 साल में देख रहे हो या पर स्पेसिफिक पीरियड टाइम देख रहे हो, उसमें कितने लोग चेंज हुए, कितनी पॉपुलेशन घटी या बढ़ी, उसको आप पॉपुलेशन ग्रोथ बोलोगे। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे ये देखो, 1951 में कितने थे, 361। 1961 में कितना हो गया, 439। अब ग्रोथ देखो, 1.25% से चल रहा है, फिर 1.96 चला, 2.2 चला, 2.22 चला, ये आगे आगे देखते रहना। अब यहां पर देखो, 1981 तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा था कि कितनी स्पीड से लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन 1991 में पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ। ये चीज ध्यान रखना कि 1991 में जो पॉपुलेशन को बढ़ने की स्पीड थी वो कम हुई। पॉपुलेशन बढ़ रही है, याद रखना, लेकिन स्पीड, ग्रोथ रेट, रेट क्या होता है, स्पीड, वो चीज कम हुई, ठीक है। उसके बाद से लगातार कम ही होती आने लग रही है। 2001 में फिर 1.97 और 2011 में 1.64, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। 1981 से जो ग्रोथ रेट है क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है ग्रेजुअली, क्योंकि बर्थ रेट कम हो रहे हैं, क्योंकि ये मेडिसिनल जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ गई हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे, फैमिली प्लानिंग चला, हम दो हमारे दो, ये सारी चीजें चली, ठीक है। उसके बाद बर्थ रेट क्या होता है कि 1,000 लोगों में कितने लोग पैदा हुए, उसको आप बर्थ रेट कहोगे। डेथ रेट वही, 1,000 लोगों में कितने लोग मरे, वो चीज डेथ रेट होता है, ठीक है। बर्थ रेट 1981 के बाद पता की है वो घट रहा है धीरे धीरे करके।
और डेथ रेट स्टेबल है अपना, लोग नहीं मर रहे क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टी फैसिलिटी जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माइग्रेशन क्या है कि जो लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है पुल फैक्टर और एक है पुश फैक्टर। जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला लार्जली यहाँ से देखने को मिलेगा। पुल मतलब जो आपको खींच रहा है, जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं जिनसे आप अट्रैक्ट होके उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, पुल हो रहे हो, वो आपकी पुल फैक्टर में आ जाएंगे। बेशक कहीं पर अच्छी मेडिसिनल फैसिलिटी हो, जॉब अच्छी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, स्कूल अच्छे हो, कामकाज बढ़िया हो, ठीक है, ये सारी चीजें। और पुश फैक्टर जितनी नेगेटिव चीजें, वॉर हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं, ये आपके सारे हो गए पुश फैक्टर। ठीक है, एज कॉम्पोजिशन ये आप छोड़ सकते हो इसमें से। अब सेक्स रेशो कि नंबर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं उसको आप सेक्स रेशो कहोगे कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं। इंडिया का में जो सबसे 2011 सेंसस हुआ था, हरियाणा का जो सेक्स रेशो था सबसे कम था। ठीक है, इसके बाद इसमें आप देखो 1951 में 946 था, 2011 तक आते आते 943 रहा था। ये डाटा थोड़ा सा देख सकते हो आप। लिटरेसी रेट कितने पढ़े लिखे हैं कि 7 साल तक कितने लोगों को पढ़ना और लिखना आता है, ये डेफिनेशन आप याद रखोगे, उसको हम लिटरेट काउंट करेंगे कि कोई 7 साल या उससे बड़ा है कि वो पढ़ सकता है या लिख सकता है। दोनों चीजें कर रहा है तो वो पढ़ा लिखा है अपनी तरफ से। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में, कितने सेकेंडरी में, कितने टर्सरी में। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, जो नेचर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं जितनी, वो सारी प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी। टर्सरी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमें, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, कॉमर्स हुआ, बैंकिंग वगैरह, ये सारे टर्सरी में आ जाएंगे। ठीक है, इस बेस पे जो पॉपुलेशन का काम है वो डिवाइड है, वो इसमें आ जाएगा अपना। इसमें थोड़ा एक और चीज बता दूं मैं, जो अगर प्राइमरी की बात करेंगे जीडीपी में, ये बात कर रहे हैं हम 1950s के आसपास, आजादी के टाइम पे जीडीपी में शेयर सबसे ज्यादा था और एम्प्लॉयमेंट में भी सबसे ज्यादा था। अगर आज के टाइम पे बात करें तो जीडीपी में है इसका सबसे कम, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अभी भी इसका सबसे ज्यादा है। और जीडीपी में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा शेयर किसका है? टर्सरी एक्टिविटी का। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। इस चैप्टर में बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम 9th की एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स खुला है। इसके बाद हम 11th की एनसीईआरटी करेंगे, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप पहले 9th की अच्छे से कर लो, उसके बाद आपको 11th की एनसीईआरटीज के लेक्चर्स यूट्यूब पे रेगुलरली देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।